Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter 3, Equivalence in Equivalent Effect. The reference book is Introducing Translation Studies, Theories and Application by Jeremy Monday. If we just analyze the title, equivalence mean equal in meaning. Equivalence का मतलब जो है equal in meaning and equivalent effect. इक्विवेलेंस के जब हम एक वर्ड को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वर्ड का दूसरी लैंग्वेज में क्या इक्विवेलेंट मीनिंग होगा और वो जो आपने वर्ड इक्वल मीनिंग जो है वो यूज़ किया है उसका इफेक्ट क्या होगा. दिस इज अबाउट द थर्ड चैप्टर. लेट्स डिस्कस आउटलाइन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन, then Roman Jacobson, The Nature of Linguistic Meaning and Equivalence, Nida and the Science of Translating, Newmark, Semantic and Communicative Translation, Collar, Correspondence and Equivalence, and then later developments in equivalence. After the centuries of circular debates around literal and free translation, theoreticians in the 1950s and 1960s began to attempt more systematic analysis of translation. अब यहाँ पे हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया कि एक क्या डिबेट चल रही थी. सेंचुरी से एक डिबेट चल रही थी कि कौन सी ट्रांसलेशन बेहतर है, लिटरल ट्रांसलेशन बेहतर है या फ्री ट्रांसलेशन बेहतर है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होनी चाहिए या फिर सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन होना चाहिए. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा. चैप्टर 2 की वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी गई हैं. आप जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन स्टडीज़ प्ले लिस्ट से वो आप देख सकती हैं चैप्टर 2 में कि इससे पहले जो जितनी भी थियरीज थी. तो जो थियोरेटिशियन थे, जो थियरी पेश करने वाले थे, जो थियरीज थे, उन्होंने 1950 और 1960 में और सिस्टमैटिक जो है वो एनालिसिस करना शुरू कर दिया ट्रांसलेशन का. वर्ड टू वर्ड और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन से आगे जो है कि कौन सा वर्ड जो है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकता है. The new debate revolved around certain key linguistic issues. पहले जो डिबेट थी वो डिबेट थी which translation should be there, word for word और sense for sense. अब यहाँ पे एक नई बहस छिड़ गई थी. किसको लेके? लिंग्विस्टिक इश्यूज को लेके. अब लिंग्विस्टिक इश्यूज कौन कौन से हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है एक लैंग्वेज का, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है तो दूसरी लैंग्वेज का क्या होगा, एक लैंग्वेज में सिमेंटिक मीनिंग ये है तो दूसरी लैंग्वेज में क्या होगा, एक लैंग्वेज में मॉर्फोलॉजी ऐसे वर्ड्स ऐसे फॉर्म होते हैं तो दूसरी लैंग्वेज में सेम वर्ड को कैसे फॉर्म किया जाएगा. ये सारे लिंग्विस्टिक इश्यूज थे जिन पर बहस चल रही थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इश्यूज वर दोज ऑफ मीनिंग एंड इक्वलेंस. अब इनमें सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक इश्यूज का मैंने आपको बताया, लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो अहम और जो प्रोमिनेंट इशू था, जो प्रोमिनेंट बहस थी जो चल रही थी, वो थी कि मीनिंग पर और इक्वलेंस पर, कि वर्ड का मीनिंग क्या होगा और इस मीनिंग के इक्वलेंट वर्ड क्या होगा जो है वो नेक्स्ट लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में. डिस्कस इन रोमन जैकॉब्सन 1959 पेपर. अब यहाँ पर जो है जैकॉब्सन की बात की जा रही है. रोमन जैकॉब्सन जो हमने जो है वो चैप्टर 1 में डिस्कस किया कि 20वीं सदी का एक बहुत बड़ा लिंग्विस्ट था. रोमन जैकॉब्सन ने जो है वो सेंटेंस सिमेंटिक और मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी रेवोल्यूशनरी टेक्निक जो है वो डेवलप की और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसे डेवलप करने में. In this chapter, we shall look at several major works of the time. अब वही जो है इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे, ईओजी निदा सेमिनल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड डायनामिक इक्विवेलेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्ट. हम फॉर्मल एंड डायनामिक इक्विवेलेंस को डिस्कस करेंगे जो निदा ने जो है वो पेश की है, प्रेजेंट की है थेरी. Peter Newmark Semantic and Communicative Translation and Warner Collar's Correspondence and Equivalence. ये जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Roman Jacobson, The Nature of Linguistic Meaning and Equivalence. As we have discussed that Roman Jacobson एक 20वीं सदी का जो है वो राइटर है
ट्रांसलेटर है और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में इसका बहुत बड़ा नाम है। चैप्टर 1 में हमने देखा कि उसने अपने एक पेपर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन स्ट्रक्चरलिस्ट रोमन जैकॉब्सन डिस्क्राइब 3 काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। चैप्टर 1 की वीडियोस भी अपलोडेड हैं चैनल पर, आप जो है वो देख सकती हैं। उस पेपर का नाम क्या था? उन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। रोमन जैकॉब्सन जो है वो 3 तरह की ट्रांसलेशन जो है वो बताते हैं कि ट्रांसलेशन उनके मुताबिक ट्रांसलेशन 3 तरह की है। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन जो सेम मोनोलिंगुअल में होती है, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपने एक पैराग्राफ देखा इंग्लिश लैंग्वेज में और वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हो इन योर ओन वर्ड्स। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन होगी जिसमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जो है जब की जाएगी तो वो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन होगी। और इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन वो होगी जिसमें थ्रू इमेज थ्रू सिंबल जो है वो ट्रांसलेशन कोई भी आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो रोमन जैकॉब्सन के अकॉर्डिंग ये 3 तरह की जो है वो ट्रांसलेशन होती हैं। With interlingual referring to translation between two different written languages, Jacobson goes on to examine key issues of this type of translation, notably linguistic meaning and equivalence. अच्छा, इस इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन और इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस जो है वो नहीं करते रोमन जैकॉब्सन। इंटरलिंगुअल जो है वो रेफ़र करते हुए, ठीक है, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन रेफ़र करते हुए वो वो कहते हैं कि जब 2 डिफरेंट किस्म की जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैकॉब्सन जो है वो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन के जितने भी की इशूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं कि जो है वो लिंग्विस्टिक मीनिंग और इक्विवेलेंस क्या होंगे, तो वो एक्चुअली जो है वो डिस्कस करते हैं अपनी थ्योरी में। Jacobson Jacobson follows the relation set out by Saussure between the signifier, the spoken and written signal, and the signified, the concept signified. अच्छा, अब ये वैसे तो एक लाइन है लेकिन इसको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैकॉब्सन क्या करता है? फॉलो करता है कौन से रिलेशन को? उस रिलेशन को जो सॉसर ने प्रेजेंट किया था, जो सॉसर ने तो जो थ्योरी दी थी, जैकॉब्सन उसको जो है वो आगे लेके जाते हैं। अब ये सॉसर कौन था? इसका पूरा नाम फर्डिनेंड डी सॉसर है और ये एक स्विस लिंग्विस्ट था, फिलोसोफर भी था और की फील्ड में सिम्योटिक की फील्ड में इसने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। इसने लिंग्विस्टिक और सिम्योटिक की फील्ड में कई सिग्निफिकेंट थेरीज जो है वो डेवलप की और लिंग्विस्टिक और सिम्योटिक की फील्ड को भी बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप किया और 20वीं सदी का जो है वो फाउंडर माना जाता है। मॉडर्न सेंचुरी का जो है वो फाउंडर ऑफ लिंग्विस्ट माना जाता है क्योंकि इसने सिमेंटिक्स में एक ऐसा जो है वो मॉडल जो है वो दिया। मॉडल जो है वो साइन का मॉडल है जिसके 2 पार्ट्स हैं, जिससे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या होगा? जो लिखा हुआ या बोले जाने वाला लफ्ज़, यानी कि अगर मैं कहती हूँ एक वर्ड डॉग तो ये सिग्निफायर होगा और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा, 4-legged animal, that would be signified. Thus the English word cheese is the acoustic signifier. अब यहाँ पे चीज़ की एग्जांपल दी गई है कि जो चीज़ है वो अकूस्टिक सिग्निफायर है, यानी कि जो चीज़ की साउंड है, अकूस्टिक इज रिलेटेड टू साउंड, इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ हियरिंग, कि ये जो वर्ड हम चीज़ का सुनते हैं या लिखा हुआ हम देखते हैं ये हमारे पास होगा सिग्निफायर। अब इसका जो कॉन्सेप्ट होगा विच डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड मेड ऑफ प्रेस्ड कर्ड्स। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है कि जो है वो फूड जो दही से बनता है वो सिग्निफाइड होगा। Although there is no inherent reason for that to be so. अब इन दोनों के दरमियान कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है कि क्यों जो है वो ये जो दही से बनी हुई चीज़ है उसे चीज़ क्यों कह रहे हैं। तो कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है इस वर्ड के और इस मीनिंग के।
Jacobson stresses that it is possible to understand what is signified by a word even if we have never seen or experienced the concept or things in real life. अब जैकॉब्सन जो है वो अपनी थ्योरी में इस बात पर जोर देते हैं, इस बात को क्लियर करते हैं कि ये मुमकिन है समझना, उस वर्ड का मीनिंग समझना, ठीक है, उस वर्ड का कॉन्सेप्ट समझना जो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं है, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि रियल लाइफ में ये कैसा होता है, लेकिन हम उसे रिलेट कर सकते हैं, हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। अब वो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, इम्ब्रोसिया एंड नेक्टर की। एग्जाम्पल्स ही गिव्स आर इम्ब्रोसिया एंड नेक्टर। इम्ब्रोसिया जो है वो एक किस्म का फूड होता है जो गॉड्स एंड गॉडेसेस को दिया जाता है, और ये जो है वो नेक्टर के साथ यूज किया जा रहा है। तो नेक्टर के साथ यूज किया जा रहा है, जब ये नेक्टर के साथ यूज किया जा रहा है शहद, तो हम फौरन से जो है वो अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो है ये खाने वाला मतलब खाने वाला आइटम है, तो इसके साथ अगर ये वर्ड यूज किया जा रहा है तो ये भी खाने वाला आइटम होगा। वर्ड्स विच मॉडर्न रीडर्स विल हैव रीड इन ग्रीक मिथ्स, वो वर्ड्स जो मॉडर्न रीडर्स या जो रीडर्स जो है ग्रीक मिथ्स पढ़ रहे हैं, ओल्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रही हैं, और उन्होंने कभी वो जो है इफ दे हैव नेवर कम अक्रॉस द सब्सटेंसेस इन रियल लाइफ, और उन्होंने वो चीज़ें कभी अपनी रियल लाइफ में नहीं देखी, कभी उनके बारे में नहीं सुना, these contrast will with these which they almost certainly have encountered first hand। तो जब उसका जो कंट्रास्ट है, जो कॉम्बिनेशन है, उसके ज़रिए वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका जो है वो क्या मतलब हो सकता है, ये किस लिए ये यूज़ किया जा रहा है। Jacobson points out that there is no full equivalence between code units। अब हमें जो है अपनी थ्योरी में जैकॉब्सन पॉइंट आउट करते हैं, देयर इज नो ऑर्डिनरीली नो फुल इक्विवेलेंस बिटवीन कोड यूनिट्स। यहाँ पे कोड यूनिट जो है जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करती हैं वो कोड होगा। अभी देखिए ये वर्ड जो है कंबाइन किया गया है और इसे एक वर्ड बनाया गया है। तो कोड जो आप लैंग्वेज आप यूज़ करती हैं, आपकी लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश, सराइकी, पंजाबी कुछ भी हो सकती है, और उस लैंग्वेज में जो आप वर्ड यूज़ करती हैं, जो फ्रेजेस यूज़ करती हैं, जो सेंटेंसेस यूज़ करती हैं, वो आपका यूनिट कहलाएगा। कोड आपकी लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में जो आप वर्ड, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो फ्रेजेस आप यूज़ करेंगे, वो वर्ड यूनिट जो है वो कहलाएगा, वो कोड यूनिट कहलाएगा। तो यहाँ पे जैकॉब्सन का कहना है अपनी थ्योरी में कि आम तौर पर कोई फुल इक्विवेलेंस नहीं है कोड यूनिट्स के दरमियान, यानी कि एक लैंग्वेज से जब आप दूसरी लैंग्वेज में वर्ड्स को ट्रांसलेट कर रहे हो तो फुल इक्विवेलेंस नहीं होती, यानी कि फुल मीनिंग नहीं होता, क्लोजली रिलेटेड मीनिंग होता है। इन जैकॉब्सन डिस्क्रिप्शन, interlingual translation involves as substituting messages in one language not for separate code units but for entire messages in other languages। जैकॉब्सन जो है वो अपने पेपर में जो डिस्क्रिप्शन देते हैं इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन को लेके, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन के एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या कह रही होती हैं कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मैसेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, लेकिन ये इसलिए नहीं कि ये जो है वो कोड यूनिट्स जो है वो सेपरेट करता है, बल्कि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, एक इंटायर मैसेजेस जो है वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही होती हैं। कि यहाँ पे सिर्फ कोड यूनिट चेंज करने का नाम नहीं है कि उर्दू में जो है इन वर्ड्स का ये वर्ड्स यूज़ किए जा रही हैं, और जब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वो सेपरेट हो गया ना कोड यूनिट, वो फ्रेजेस स्ट्रक्चर वो सब सेपरेट हो गया। लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमने कोड यूनिट सेपरेट करने हैं कि इंग्लिश में ये वर्ड्स है, उर्दू में ये वर्ड्स हैं, बल्कि हमने क्या करना है, हमने वो जो मैसेज है दूसरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो मैसेज जो है वो कन्वर्ट करना है। जैकॉब्सन जो है वो फर्दर कहते हैं अपने जो है वो पेपर में पेज नंबर 139 है, ट्रांसलेटर रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसमिट्स अ मैसेज रिसीव फ्रॉम अनदर सोर्स। ट्रांसलेटर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है,
कोडिंग मैंने अभी आपको बताया कि कोड आपकी लैंग्वेज होती है। कोड्स मीन कि वो जो लैंग्वेज बोलता है, तो वो जो लिखी हुई या बोली हुई लैंग्वेज है, लिखा हुआ पैराग्राफ है, उसे रीकोड करता है, दोबारा से जो है वो अपने वर्ड्स में रीकोड करता है, ट्रांसमिट और ट्रांसफर करता है एक मैसेज को जो किसी दूसरे सोर्स से आया है। अब ये ट्रांसलेशन जो है, दिस ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स टू इक्विवेलेंट मैसेजेस इन टू डिफरेंट कोड्स। अब ये जो ट्रांसलेशन होती है, दो इक्विवेलेंट मैसेजेस होती हैं इन टू डिफरेंट कोड्स, दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में के दो मुख्तलिफ जो है वो मैसेज हैं, इक्विवेलेंट मैसेज हैं, इक्वल मैसेज हैं, और दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। जाहिर सी बात है, एक मैसेज फॉर एग्जांपल उर्दू लैंग्वेज में जब उसे में कन्वर्ट करेंगे हम दूसरी लैंग्वेज में, तो वो डिफरेंट कोड बन जाएगा, डिफरेंट जो है मैसेज बन जाएगा। एक मैसेज उर्दू लैंग्वेज में, एक मैसेज इंग्लिश लैंग्वेज में। In Jacobson discussion, the problem of meaning and equivalence thus focuses on differences in the structure and terminology of languages rather than on inability of one language to render a message that has been written in other verbal language. अब जेकॉब्सन जो डिस्कशन कर रहे हैं अपनी थ्योरी में, वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग और इक्विवेलेंस है, कि हम कौन सा वर्ड इक्विवेलेंट होगा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे, उसका मीनिंग कितना जो है वो जो है वो इक्विवेलेंट होगा। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो किस पे फोकस करती है कि डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर। एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल, ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम उर्दू स्ट्रक्चर की बात करें, तो उर्दू स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंट है। उसमें वो स्कूल जाता है, उसमें पहले सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर हमारे पास वर्ब आता है। तो जैकॉब्सन का कहना है कि जो प्रॉब्लम है मीनिंग और इक्विवेलेंस का, वो असल में स्ट्रक्चर का और टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस का जो है वो प्रॉब्लम है। टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस यानी कि हर लैंग्वेज की डिफरेंट टर्म्स होती हैं और वो कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ की जाती हैं उन वर्ड्स को। कुछ वर्ड्स जो है अकॉर्डिंग टू कल्चर वो फेमिनाइन होते हैं, कुछ मैस्कुलाइन होते हैं, कुछ प्लूरल यूज होते हैं। तो एक्चुअली जो फोकस जो डिफरेंसेस है वो स्ट्रक्चर का और टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस का है, ना कि बजाय इसके कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का। दस रशियन कैन स्टिल एक्सप्रेस द फुल सिमेंटिक मीनिंग ऑफ चीज इफ इवन इफ इट ब्रेक्स इट डाउन इनटू टू सेपरेट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जैकॉब्सन रशियन की एग्जांपल देते हैं कि रशियन जो है आइदर उनके पास जो है इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन वो स्टिल जो है वो इसको सिमेंटिकली अगर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इस कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हैं। फॉर जैकॉब्सन, क्रॉस लिंग्विस्टिक्स डिफरेंसेस सेंटर अराउंड ऑब्लिगेटरी ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल फॉर्म्स। अब जैकॉब्सन के लिए क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस जो है, क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तानी जो सॉरी इंग्लिश पीपल पाकिस्तान आते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है और पाकिस्तानी उर्दू, सराइकी पंजाबी, तो वो कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जो है वो वर्ड्स जो है वो समझ नहीं आ रहे होते इंग्लिश पीपल के। तो यहाँ पे क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस जो है वो किसके सेंटर करता है? ग्रामेटिकल और लेक्सिकल फॉर्म्स के। लैंग्वेजेस डिफर इसेंशली। अब ज़ुबानें जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं इन वर्ड दे मस्ट कन्वे, के उन्हें क्या कन्वे करना है, क्या मैसेज देना है, नॉट इन वर्ड दे मे कन्वे, ना कि उन्हें क्या कन्वे करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए डिफरेंसेस की कि क्रॉस लिंग्विस्टिक्स डिफरेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है लेवल ऑफ जेंडर। हाउस इज फेमिनाइन इन रोमांस लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे जो डिफरेंस क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की बात कर रही हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जेंडर हर लैंग्वेज में डिफरेंट है। अगर हम जो है रोमांस लैंग्वेजेस की बात करें, तो हाउस जो है वो फेमिनाइन है, न्यूटर जो है वो जर्मन और इंग्लिश में है,
न्यूटर मीन जो है वो मिड कंसिडर किया जाता है, इसे लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, ठीक है। जर्मन और इंग्लिश में हनी जो है वो मैस्कुलाइन है फ्रेंच में, हनी इज मैस्कुलाइन इन फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन फेमिनाइन इन स्पेनिश। अब जर्मन में, इटालियन में फेमिन, इन फ्रेंच जर्मन एंड इटालियन में जो है हनी मैस्कुलाइन है और फेमिनाइन है इन स्पेनिश, न्यूटर इन इंग्लिश। हनी की बात कर रहे हैं कि कहीं पे इसको जो है मस्कुलाइन किसी लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है, किसी कंसिडर में फेमिनाइन किया जाता है। तो ये क्रॉस लिंग्विस्टिक्स जो है वो डिफरेंसेस आगे के उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारे पास लेवल ऑफ एक्सपेक्ट आ जाता है। रशियन में जो है वर्ब मॉर्फोलॉजी वेरीज अकॉर्डिंग टू वेदर द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट। जैसे इंग्लिश में तो जो एक कंफर्म है ना कि ये वाला टेंस होगा तो ये स्ट्रक्चर, वर्ब का ये स्ट्रक्चर है कि एस और ई एस लगेगा, आईएनजी लगेगा, हैज हैव लगेगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे रशियन की बात हो रही है कि जो वर्ब मॉर्फोलॉजी है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू वेदर, जो है वो वेदर एक्शन हैज बीन कम्प्लीटेड, के काम हुआ है या नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वर्ब लगाई जाती है। द लेवल ऑफ सिमेंटिक फील्ड्स, थर्ड हमारे पास जो डिफरेंस आता है लेवल ऑफ सिमेंटिक फील्ड्स, यानी कि सिमेंटिकली भी वर्ड जो है वो डिफर करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एक जर्मन वर्ड की, सॉरी अगर मैं इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करती हूँ, गेस्क्वेस्टर। अब ये जो है वो एक जर्मन वर्ड है, इसे नॉर्मली जो है वो एक्सप्लिकेटेड किया जाता है इंग्लिश में एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द इंग्लिश चिल्ड्रन इन द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है, ये जर्मन है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदर और सिस्टर्स, और इंग्लिश में चिल्ड्रन। यहाँ पे स्टेटमेंट में हम इंग्लिश स्टेटमेंट में हमने चिल्ड्रन कहा है। आई हैव टू चिल्ड्रन इज ट्रांसलेटेड एज अ जेंडर स्पेसिफिक। अब यहाँ पे आई हैव टू चिल्ड्रन, यहाँ पे टू लिखा हुआ है चिल्ड्रन, अगर जो है इसे जेंडर स्पेसिफिक कर दिया जाए तो ये क्या होगा, हिजाज इन स्पेनिश एक वो चिल्ड्रन आर फीमेल, तो स्पेनिश में हिजाज हो जाएगा। जैसे हमारे पास तो टू गर्ल्स हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो लेकिन स्पेनिश में अगर दोनों फीमेल हैं चिल्ड्रन तो वो जो है वर्ड हिजाज यूज किया जाएगा जेंडर स्पेसिफाई करने के लिए। हम तो यहाँ जो है वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में जेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए कि बॉय और गर्ल को स्पेसिफाई कर दिया है डिफरेंट वर्ड से कि ये वर्ड यूज होंगे। The question of meaning, equivalence, and translatability became a constant theme of translation studies in the 1960s and were tackled by a new scientific approach followed by one of the most important figures in translation studies, the American Eugenita. अब जेकॉब्सन के बाद जो है ये एक बहस छिड़ गई क्वेश्चन मीनिंग एंड इक्वलेंस को लेकर, ठीक है, और ये 1960 में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिबेट रही है। तो उसके बाद जो है साइंटिफिक अप्रोच आती है, और वो साइंटिफिक अप्रोच जो है वो अमेरिकन लिंग्विस्ट ने प्रेजेंट की कि ट्रांसलेशन स्टडी में साइंस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो नीता ने जो है वो प्रेजेंट की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।